हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी एसेट फंड के बारे में, यानी कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, रीट, आईएनवीआईटी सभी प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्वेस्ट करता है। तो आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड के बारे में बात करेंगे और साथ साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई क्या आपको मल्टी असेट फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों से आपने सुना होगा कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी आपके लिए बेस्ट होती है, क्योंकि इक्विटी आपको रफली 14 से 15% की जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो आराम से दे देती है लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि भाई आप एग्जिट कब लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 2010 से इक्विटी में डालना शुरू किया और आपको अच्छी खासी रिटर्न मिली कि कभी 74% मिली, कभी -9% मिली, लेकिन ओवरऑल शायद आप आराम से 14-15% की एनुअल रिटर्न कमा लेंगे, जो कि किसी और असेट क्लास में कमाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत थी उस टाइम पे आ गया कोविड, यानी कि मार्च 2022 में आपको पैसे की जरूरत थी और सडनली जो आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू गिर गई। तो ऐसे में तो आप फंस जाएंगे, या तो आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट इन्वेस्टर हैं और आप टाइमली निकल जाते हैं कि भाई अगर मुझे 2 साल बाद पैसा चाहिए तो मैं इक्विटी से डेट में शिफ्ट कर लेता हूँ, गोल्ड में शिफ्ट कर लेता हूँ। और अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट या बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते हैं मार्केट में, तो आपको असेट एलोकेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 24 साल की हिस्ट्री देखेंगे, 24 साल का डेटा है 1999 से 2022 का, तो इसमें कभी इक्विटी चलती है, कभी डेट चलता है, कभी गोल्ड चलता है। जैसे कि 13 साल ऐसे हैं जिसमें कि इक्विटी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दी है, लेकिन 5 साल ऐसे हैं जहां पे डेट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दी है, और 6 साल ऐसे हैं जहां पे गोल्ड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दी है। तो अगर आप इन सभी असेट्स में अच्छे से अपना डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो आप हमेशा अच्छी रिटर्न पा सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए आपने बहुत लंबे समय तक इक्विटी में इन्वेस्ट किया, लेकिन 2020 आया जब आपको पैसे की जरूरत थी, तो अगर आपने सिर्फ इक्विटी में किया होता तो आपको भारी नुकसान हो जाता। लेकिन उसी टाइम पे आप देखिए कि डेट ने 14% की रिटर्न दी और गोल्ड ने 36% की। तो आप देख सकते हैं कि जब इक्विटी नहीं चलती तो डेट और गोल्ड उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पे आपको इक्विटी में नुकसान हुआ होता और आपने कसम खा ली होती कि भाई अब तो मैं इक्विटी में नहीं करूंगा और डेट और गोल्ड में करूंगा, तो 2021-22 देखोगे तो डेट में सिर्फ 3 से 2% की, गोल्ड में 2 से 4% की रिटर्न है, लेकिन इक्विटी ने 71 और 20% की रिटर्न दी है। तो इस तरह से आप एक असेट क्लास को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, और आइडियली ना ही आपको एक असेट क्लास पे पूरी तरह से डिपेंड करना चाहिए। तो इसलिए एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मल्टी असेट जो फंड है, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना चाहते मार्केट में खुद से, तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। तो हमारा जो असेट डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है, इसको अगर हम एक और नजरिए से इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, तो जैसे अगर हम पिछले 20-22 सालों में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसमें देखें, जैसे कि जब टेक बबल आया हुआ था, टेक कंपनीज काफी अच्छा कर रही थी, तो इक्विटी डेट ने काफी अच्छी रिटर्न दी लेकिन गोल्ड ने कुछ रिटर्न नहीं दी। फिर जब टेक बबल मेल्ट डाउन हुआ तो डेट और गोल्ड ने अच्छी रिटर्न दी, यहाँ पे इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दी। लेकिन फिर जब इकोनॉमिक बूम आया तो इक्विटी की 37% की अनबिलीवेबल रिटर्न थी पर एनम के हिसाब से, और यहाँ पे डेट ने काफी कम रिटर्न दी, गोल्ड ने मीडियोकर रिटर्न्स दी। फिर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 का, तो गोल्ड ने सबसे अच्छी रिटर्न दी उस पीरियड में। फिर जब पोस्ट क्राइसिस और मार्केट रिकवरी आई तो सभी असेट क्लास ने ऑलमोस्ट बराबर की रिटर्न दी, कभी गोल्ड और डेट की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी, बट इक्विटी ने स्टैंडर्ड रिटर्न दी। लेकिन जब कोविड आया तो इक्विटी तो डूब गया, लेकिन डेट और गोल्ड ने थोड़ा बहुत आपको बचाया। लेकिन पोस्ट करेक्शन में इक्विटी फिर किंग बना, यहाँ पे डेट और गोल्ड आपको मीडियोकर रिटर्न दी। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि हर असेट क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि इक्विटी एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल असेट है, लेकिन अगर आप पिछले 2 दशकों की अगर ऑन एन एवरेज देखोगे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो 12% से ज्यादा की इन्होंने रिटर्न दी है। डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टेबल होते हैं लेकिन इनकी रिटर्न भी थोड़ी कम होती है, इन्होंने 8.5% दी है। गोल्ड थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इक्विटी की तरह वॉलेटाइल तो नहीं है लेकिन डेट की तरह स्टेबल भी नहीं रहता, तो ये मीडियम रिस्क असेट बोली जा सकती है, और इन्होंने मीडियम रिटर्न दी है 10.6%।
और अगर आपने इन सब में अच्छे से एलोकेट किया होता, यानी कि 65% इक्विटी में, 25% डेट में, 10% गोल्ड में, या किसी और कॉम्बिनेशन में कि 65 इक्विटी 10 डेट 25% गोल्ड में, या 80% इक्विटी 10% डेट 10% गोल्ड में, तो आप देखेंगे कि आपकी जो एवरेज रिटर्न है सभी केसेस में लगभग 12 से 13% के बीच में रहती, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिटर्न है कि भाई आप एक रिस्की एसेट क्लास में एक्सपोजर लेकर के भी आराम से जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, किसी भी एफडी वगैरह के रेट को आराम से बीट कर सकते हैं, तो एलोकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां तक हमें ये क्लियर हो गया कि भाई असेट डाइवर्सिफिकेशन, असेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करें और अपने हिसाब से एक इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाएं, डेट का पोर्टफोलियो बनाएं, दूसरी कमोडिटीज वगैरह का पोर्टफोलियो बनाएं और उसको अच्छे से मैनेज करें अगर हमें स्टॉक मार्केट वगैरह की नॉलेज है। और इसके लिए आपके पास कैपिटल भी ठीक ठाक होनी चाहिए, नहीं तो अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1-2 लाख रुपए हैं तो आप अच्छे से सभी असेट में एक्सपोजर नहीं ले पाएंगे। तो उसका ऑल्टरनेटिव है मल्टी असेट फंड, यानी कि एक ऐसा फंड जहां पे आप 5,000 10,000 कुछ भी आप मिनिमल अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और ये आपके बिहाफ पे सभी असेट क्लास में एक्सपोजर लेंगे। तो एचडीएफसी जो मल्टी असेट फंड है, ये 65 से 80% जो है इक्विटी में रखता है, इसमें से 40 से 80% अनहेज्ड होती है और ये कुछ पोजीशन 0 से 25% हेज्ड भी रखते हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी उसका थोड़ा बहुत एलोकेशन रहता है, ताकि उसकी हेजिंग रहे, बहुत ज्यादा अगर मूवमेंट आता है तो ये उससे उस मूव से आपको बचा पाए। इसके अलावा डेट में 10 से 30% और गोल्ड रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें भी 10 से 30% का एलोकेशन रखते हैं। और अगर आप इनकी रिटर्न देखोगे सिंस इंसेप्शन, तो लगभग 9.61% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, जो कि कही जा सकती है कि कम है। लेकिन आप अगर एफडी वगैरह से कंपेयर करेंगे तो आपको ये ठीक ठाक लगेगी। और अगर पिछले 3 साल में देखोगे तो उन्होंने 13% के आसपास की भी रिटर्न दी है, तो रफली आपको 9.5 से लेकर के 13% की इन्होंने एवरेज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई है, जो कि ठीक कही जा सकती है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं तो ऑब्वियसली ये रिटर्न आपको कम लगेगी और फिर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट एक्सपोजर लें। लेकिन अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा आप टाइम डिवोट नहीं कर सकते, तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी भी डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये एक एक्टिव फंड है। इसमें जो भी आपका फंड मैनेजर होगा वो काफी सारे डिसीजन लेगा कि कब कौन सी एसेट क्लास चल सकती है, और इक्विटी में भी जैसे लार्ज मिड स्मॉल में उसको एलोकेशन करना होगा, तो एक्टिवली उसको एंगेज रहना पड़ेगा। तो जो रेगुलर फंड होता है, यानी कि किसी आप ब्रोकर के थ्रू लेते हैं जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटी हो गया, आईसीआईसी सिक्योरिटी, या किसी बैंक वैंक के थ्रू लेते हैं, तो आपको एक्सपेंस रेशो बहुत ही ज्यादा पड़ेगी। 2.31% की एक्सपेंस रेशो कहीं से भी सेंसिबल नहीं बनाती कि भैया आप 2 से 2.5% आप एक फंड हाउस को दे रहे हैं और उसमें कोई आपको कोई खास सर्विस भी नहीं मिलती। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपको डालना चाहिए, या तो जैसे एचडीएफसी एएमसी को आप डायरेक्टली अप्रोच कीजिए, या किसी भी जो दूसरे मल्टी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी एएमसी को आप डायरेक्ट अप्रोच कीजिए, या जैसे जीरोधा वगैरह जो ब्रोकर आते हैं जो आपको डायरेक्ट फंड की फैसिलिटी देते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 0.87 एक्सपेंस रेशियो है। हालांकि ये भी ज्यादा कही जाएगी, बट एक एक्टिव फंड है, ये काफी टाइम इसमें डिवोट करते हैं, तो उस हिसाब से 0.87% ठीक कही जा सकती है, बट 2.31% बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपली 1.44% आप एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड के। और अब अगर हम फंड एलोकेशन की बात करें तो इनका 66% के आसपास एक्सपोजर इक्विटी में है, 15% के आसपास डेट में, और लगभग 20% जो दूसरी एसेट क्लास हैं जैसे कि कमोडिटी हो गई, रीट हो गए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इन सभी में इसका एक्सपोजर है। इक्विटी में देखें तो ये 62 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि ज्यादातर जो इनकी होल्डिंग है वो बड़े स्टॉक्स में है। सिमिलरली डेट में भी इनका कंसंट्रेशन 101 फंड में है, 38 डिफरेंट कैटेगरी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। और सेक्टर वाइज भी आप देखेंगे कि ये डाइवर्सिफाई करके रखते हैं आपके पोर्टफोलियो को, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेबल्स। तो अगर एक सेक्टर में प्रॉब्लम भी आती है तो बाकी सेक्टर में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल सकती है।
और अब अगर हम स्पेसिफिक एलोकेशन की बात करें तो जो 66% इनका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, उसका 61% से ज्यादा तो जायंट कंपनीज यानी कि निफ्टी 50 की कंपनीज में होता है। आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक में लगभग 5% का एक्सपोजर है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, रिलायंस, तो ये सब दिग्गज कंपनी है जहां पे इनका मेजर एक्सपोजर होता है। इसके अलावा 21.28% लार्ज में, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज होती हैं, लेकिन वो भी बड़ी कंपनी होती हैं, बट जायंट नहीं होती निफ्टी 50 की तरह। इसके अलावा लगभग 11% मिड सेक्टर की कंपनी में और 7% के आसपास स्मॉल सेक्टर की कंपनीज में। और डेट में अगर देखें तो इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यानी कि बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है 10% के आसपास। इसके अलावा ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंकों के साथ में कोई खास एक्सपोजर नहीं है आज की डेट में। टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, एनसीडी एंड बॉन्ड्स में भी थोड़ा बहुत इनका डेट एरिया का एक्सपोजर रहता है। इसके अलावा ये गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, लगभग 13% के आसपास इनके कमोडिटी में एक्सपोजर रहता है। और इसके अलावा ये रीट और आईएनवीआईटी जो होते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज इंडिया का रियल एस्टेट ट्रस्ट और पावर ग्रिड का आईएनवीआईटी, इनमें भी बहुत माइनर एक्सपोजर रखते हैं। लेकिन ये डिपेंडिंग ऑन की मार्केट कैसी चल रही है, ये क्योंकि एक्टिव फंड है तो ये एलोकेशन अपना चेंज करते रहते हैं। बट मोटा मोटी एलोकेशन में सबसे ज्यादा वेटेज इक्विटी की होती है, फिर उसके बाद लगभग डेट और कमोडिटी की बराबर बराबर होती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इनके ऑल्टरनेटिव क्या है, तो एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड तो मैंने जस्ट डिस्कस किया है, लेकिन बहुत सारे मल्टी एसेट फंड आते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का मल्टी एसेट फंड आता है, क्वांट का मल्टी एसेट फंड आता है। इसके अलावा कुछ आपके एसेट एलोकेटर फंड आते हैं, यानी कि वो आपसे पैसा लेकर के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और डिफरेंट गोल्ड ईटीएफ्स वगैरह में। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं इसमें। रादर एचडीएफसी की तो जो एक साल की रिटर्न है वो लगभग 7% के आसपास रही है पीछे, लेकिन एक्सपेंस रेशियो इनकी ठीक है। आईसीआईसी की रिटर्न 13% है, थोड़ी सी एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। क्वांट की भी रिटर्न अच्छी है, एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है। तो आपको जिस पे भरोसा हो, जिसका एलोकेशन आपको ठीक लग रहा हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया एचडीएफसी के सहारे कि भाई मल्टी एसेट फंड होता क्या है और क्या आपको एक्सपोजर लेना चाहिए या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जाने से पहले एक डिस्क्लेमर कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।